में आप सभी का स्वागत है। और मैं कुछ चीजें आपके साथ बताना चाहूंगा, उसके बाद आप अपने डाउट से अच्छे से अनम्यूट कीजिए, थोड़ा अपने बारे में बताइए और अ, उसको बेहतर तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे। रिगार्डिंग हमारे बैच से संबंधित कई समस्याएं हैं, उनको भी आपके साथ शेयर करेंगे और जो चीज हमने बोली हुई है वो कोशिश करेंगे उसको टाइम पे करवाने की कोशिश करें। तो 2024 की एग्जाम यूपीएससी है, वो मई में है। शायद स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस थोड़ा पहले हो रही है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखें और थोड़ा सा अब समय आ गया कि आप प्री ओरिएंटेड हो जाए। प्री ओरिएंटेड का मतलब यह है कि थोड़ा सा अपनी पढ़ाई का कुछ पार्ट, कुछ टाइम आप प्री रिलेटेड चीजों पे थोड़ा फोकस करें। बेसिकली प्री और मेंस कोई अलग सेपरेट पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा कुछ फैक्चुअलिटी, कुछ प्री ओरिएंटेड चीज है, उनके थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। ज्यादा नहीं, अगर आप 2-3 घंटे भी अगर दोगे तो उससे भी अभी काम चल जाएगा आपका। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, टेस्ट सीरीज सॉल्व करना, बहुत सारी चीजें उनके थ्रू आपको बहुत सारा काम अच्छे से चल जाएगा। ठीक है। तो आप लोगों के डाउट है, आप दो तरीके से हमसे डाउट पूछ सकते हैं, या तो अनम्यूट कर सकते हैं या अपना मैसेज आप टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स के अंतर्गत। ठीक है। तो राहुल कुमार जी का सी सेट की स्टार्टिंग की सही टाइम। अच्छा राहुल कुमार जी, सी सेट की स्टार्टिंग के मैंने ऑलरेडी कई लाख हमने बैच हमारी ओर से हमारा स्टार्टिंग रखा था हमने कि हम स्टार्ट करेंगे इसको जुलाई से स्टार्ट कर दिया था। उसका दो टारगेट थे हमारे कि जिनकी सी सेट बहुत कमजोर है, वो थोड़ा सा, जिनकी सी सेट कमजोर है वो अब समय आ गया है कि अब सी सेट को कम से कम 40 से 50 मिनट, या मैं कहूं 1 घंटे, 40 से 50 मिनट जरूर दें। 40 से 50 मिनट अब जरूर दें। अब तो समय आ गया जिनकी सी सेट बहुत ज्यादा कमजोर है, और जिनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है मैं सी सेट में कवर कर जाऊंगा, तो वो सी सेट में 15 जनवरी के बाद, यानी कि जनवरी के मंथ में सी सेट पे फोकस कर सकते हैं। ध्यान रखना, जिनकी सी सेट बहुत ही कॉन्फिडेंटली है ना, वो लोग अभी अभी सी सेट में फरवरी जनवरी में स्टार्ट कर सकते हैं। और जिनकी सी सेट बिल्कुल कमजोर है, प्लीज वो अभी से ही सी सेट पे ध्यान दें। और ज्यादा समय के लिए मैं सी सेट से नहीं बोलूंगा आपसे, मैं कहूंगा कि सी सेट पे आप 40 से 50 मिनट या अगर ज्यादा दे सको तो 1 घंटे, क्योंकि सी सेट में आपकी मैथ और रीजनिंग ऐसे पार्ट है जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है। कंप्रीहेंशन है, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है। तो ज्यादा नहीं, आप आधे घंटे 50 मिनट तक आप सी सेट को अब दे सकते हैं, अब आपको देना ही है। ठीक है। तो सी सेट का समय है कि अब दो तरीके से स्टूडेंट की मैंने कंडीशन बताई है। जिनका अच्छा है वो जनवरी से दे सकते हैं, जिनका कमजोर है वो अब प्लीज फोकस जरूर करें सी सेट पे, हल्के में नहीं ले। और अच्छा का मतलब ये नहीं है कि आप बढ़िया हो मैथ में तो नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस के लिए जरूर करना है। चाहे 5 क्वेश्चन कीजिए, चाहे 10 क्वेश्चन कीजिए, प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। ठीक है। अगला किसी का डाउट था जो उसने बैच में पूछा था। यस। तो आप अमन उपाध्याय अपना अनम्यूट कीजिए और प्लीज बोलिए, जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ किसी का। नहीं, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही आप लोगों को, प्लीज आवाज चेक करिए, मेरी आवाज जा रही होगी। बेसिकली सभी लोगों को आ रही है। आवाज आ रही है मेरी आप नहीं लोगों सर, को? आवाज आ रही है। हाँ ठीक है। आ रही है, एक आवाज आ बार, रही एक बार अमन जी आप अपनी आवाज चेक कीजिए, ठीक है, अपना वहां से। ठीक है। तो बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब ये है, जैसे किसी ने एक डाउट पूछा है उसको मैं बताता हूँ। उसका डाउट काफी बड़ा है। सी सेट के लिए बुक, देखो सी सेट के लिए मैं आपको बताऊं, बुक तो एक दृष्टि की आती है, वो भी ठीक रहती है। दो दृष्टि की एक बुक आती है सी सेट की, उसने बढ़िया दे रखा है, उसको आप ले सकते हो, बहुत अच्छी है बुक। उसको बस आप, उसने जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर गए तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है। लेकिन उसमें सॉल्यूशन ज्यादा ठीक नहीं है। बुक तो अच्छी है, कंटेंट ठीक है उसमें, बट सॉल्यूशन ज्यादा अच्छा नहीं है। आप हो सकता है अगर आपकी मैथ कमजोर है तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से उसको सॉल्यूशन को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन कंटेंट के लिए आपकी दृष्टि की बुक आती है एक सी सेट की, वो बढ़िया है। ठीक है, वो काफी सपोर्ट करते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मेरे पास है, मैं यूज करता हूँ जब सी सेट पढ़ाता हूँ उसमें। तो ये कंटेंट बड़ी अच्छी बुक है। अच्छा दिख रही है, आप देख रहे हो? ठीक है। ये दृष्टि की कुक बुक आती है सी सेट की, काफी सफिशियंट है अगर आपको बुक रखनी है तो। ठीक है। तो सी सेट के लिए काफी हो जाएगी आपके लिए। और अगला डाउट किसी का, अच्छा एक बहुत बड़ा डाउट है, इसको चेक कर लेता हूँ एक बार। किसी का डाउट है, ये है यशवंत जी का, कि सर यूपीएससी, सर यूपीएससी आरओ 11 फरवरी को है, यूपीपीसीएस मार्च में है, यूपीएससी 2025 मतलब 25 मई को है, कॉलेज एग्जाम दिसंबर 2023 में है। ठीक है ना, कॉलेज स्टूडेंट हूँ, ड्यूटी करने वाला हूँ सर। इस टाइम बहुत प्रेशर है, मैक्सिमम स्टूडेंट जो एसएसबी एग्जाम दे टारगेट कर रहे हैं वो सीएचएस कर रहे हैं। इसमें तीनों एग्जाम का टारगेट करें तो एग्जाम आ रहा जनवरी, देखो भाई। ठीक है ठीक है ठीक है, एक बात मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। पहला काम आपको करना है कि आपकी जो ग्रेजुएशन की एग्जाम है दिसंबर में, पहले तो उनको फोकस करो, थोड़ा सा टाइम उनको दो, क्योंकि ग्रेजुएशन नहीं होगी तो आप बहुत सारे एग्जामों में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, मतलब एलिजिबल नहीं हो पाओगे।
तो पहला काम आपको करना है कि आपके जो जो एग्जाम है ग्रेजुएशन की वो पहले आपको देनी है। सेकंड, अगर आपको थोड़ा सा प्रिपेयर है, देखो यूपीएससी और मैं बात बोलूं यूपीएससी का पैटर्न और यूपीपीसीएस और आरओ का पैटर्न, आरओ और यूपीपीसीएस का पैटर्न काफी हद तक मैच करेगा। बहुत सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यूपीएससी की, यूपीपीसीएस की जीके वगैरह ये सारी चीजें वो आरओ के साथ आपकी काफी हद तक मैच करेगी, जीके और बहुत अदर चीजें, करंट अफेयर्स वगैरह जो भी। तो इसमें आप उस तरीके से कर सकते हो, यूपीपीसीएस की तैयारी और आरओ की तैयारी को आप काफी कंबाइन में ले सकते हो, ठीक है ना। लेकिन रही बात यूपीएससी की, यूपीएससी की तैयारी आप इस तरीके से नहीं दे सकते हो, एग्जाम यूपीएससी की नहीं दे सकते हो कि मैं अभी बीए कर रहा हूं और मेरी तैयारी। यूपीएससी की एग्जाम बिना तैयारी के नहीं दी जाती। जब तक आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, जब तक आपका सिलेबस का पार्ट 50 से 60% आपने कवर नहीं किया है, तब तक यूपीएससी की एग्जाम में बैठना ठीक नहीं रहता। तो थोड़ा आप चेक करो कि आप कौन सी एग्जाम देना चाहते हो, पहले डिसाइड करो। प्रेशर फील मत करो। अगर आप प्रेशर किस बात का फील है, प्रेशर बिल्कुल फील मत करो। आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो पहली प्रायोरिटी आप ग्रेजुएशन को दीजिए और सेकंड प्रायोरिटी इनको दीजिए। सेकंड, आप किसी से भी कंपेयर मत करो, अपना टारगेट खुद डिसाइड करो कि मुझे क्या करना है। अब ये मत सोचो कि मेरा दोस्त क्या कर रहा है, मेरे पड़ोसी क्या कर रहे हैं, मेरे रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी की एक अपनी क्वालिटी होती है, अपनी समझ होती है, अपनी माइंडसेट होता है, अपना इंटरेस्ट होता है, अपना टारगेट होता है, अपना एम होता है, अपना ड्रीम होता है। इसलिए आपको अपने एम और ड्रीम के हिसाब से ही अपना जो तैयारी है उसको करना है। आप ये मत सोचो अगला क्या कर रहा है, अगले पे फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। और कंपेयर मत करो, तुलना किसी से बेकाम में मत करो, आपको सिर्फ फोकस करना है अपनी उस पर, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इन चीजों पर ध्यान दो, आप बहुत ज्यादा। सर। हाँ। यस 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 वंदन, यस। सर मैं यशवंत बोल रहा हूँ। हाँ हाँ। सर जैसे कि मैं पीजी की एग्जाम दे रहा हूँ अपनी, ठीक है, मैं मतलब हिस्ट्री से कर रहा हूँ पीजी, हम्म तो उसकी एग्जाम दे रहा हूँ। हम्म, लगभग मैंने 1.5 साल से मतलब इसकी प्रिपरेशन की थी यूपीएससी की। और मेरे जीएस के मतलब क्वेश्चन काफी अच्छे से कवर भी हैं। ठीक है। और जो मेरा ऑप्शनल भी है ना, उसका पेपर मतलब पेपर 1 कंप्लीट हो चुका है, सेकंड मैंने मतलब आधा का मतलब लगभग कर चुका है आधा उसको भी। हाँ। तो सर मेरे जीएस बेस के पार्ट काफी अच्छे हैं, पर ना दिक्कत ये है कि मेरे पास उनके नोट्स काफी हैवी बन चुके हैं। जैसे कि मैंने जीएस 1 to 3 के जो नोट्स बनाए ना वो काफी हैवी बन गए हैं। अब उसको अगर जैसे कि मैं रिवीजन करता हूँ ना, तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। अब आप मुझे ये सर बताइए और पहले। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, आप पहले बोलिए फिर मैं अपना बोलूँ। हाँ जी हम्म सर। सर हम्म। जैसे कि रिवीजन में टाइम काफी लगता ही लगता है। तो उस नोट्स को मतलब ना मैं चाहता हूँ ना कि वो बहुत मिनिमम नोट हो जाए ना थोड़ा सा, जिससे रिवीजन जल्दी हो सके मेरी। देखो, सर मतलब ना जैसे। मैं आपकी बात समझ, पहले तो मुझे डिसाइड करो आपको एग्जाम हाँ। इस बार देनी है नहीं देनी, पहले ये डिसाइड करो। पहले एग्जाम देनी है इस बार ये आपको सर दे 2024 रही है। की यूपीएससी की, देखो, दे रही है। है ना। तो देनी है। 2024 की देनी है ना यूपीएससी की, जो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन है आरओ यूपीपी से सब में, देखो सबको एक साथ लेके नहीं चला जाता, ठीक है ना। अब मैं आपसे बोल दूं आप आरओ की भी दे लीजिए, मैं आपसे बोल दूं यूपीपीसीएस ले लीजिए, सबको एक साथ लेके चला नहीं जाता, ठीक है। रियलिटी यही है। बोलने को तो मैं कुछ भी हो सकता हूँ, आप आरओ की भी दे लो, सबको दे लो, लगता सिलेबस आपको लगता है कि एक जैसा है, लेकिन एक्चुअली में चीजें है नहीं एक जैसी। अगर आपको सच में आपको लगता है कि मेरा जीएस ठीक ठाक हो गया है, मेरा ऑप्शनल ठीक ठाक हो गया है, तो फुली कॉन्सेंट्रेशन ऑन यूपीएससी, फुली कौन, आरओ ए आर ओ दोबारा भी लगती रहती है और अभी आपका नया है। अगर आपको लगता है कि फुली आपकी तैयारी है, तो फुली कॉन्सेंट्रेशन आपको यूपीएससी पे ही होना चाहिए, जिसके लिए अभी आपके पास टाइम भी है, 6 महीने हैं। रही बात अगर आपको यूपीएससी ही देना है, तो मेरा टारगेट ये रहेगा आपसे कि आप फर्स्टली जो आपके डिटेल्ड नोट्स है ना, उनका रिवीजन करते समय उनका कीवर्ड में शॉर्ट नोट्स बना साइड में, उन्हीं में जैसे आपने कहीं भी नोट्स लिख रखा है किताब में, तो चाहे थोड़ा रेड पेन लीजिए, कलर चेंज कर लीजिए, लेकिन उनके कीवर्ड के आधार पर उनके शॉर्ट करो, उनकी कीवर्ड शॉर्ट करो उनके। आप पूरा डिटेल, आप उन उसको समरी करो कि ताकि एक पैराग्राफ को 4 शब्दों में समझ सके कि पैराग्राफ कहना क्या चाहता है, ठीक है ना। रिवीजन का ओके। यही सबसे बेस्ट तरीका है। रिवीजन हम करते हैं ना, तो रिवीजन का मतलब ये नहीं कि आपने उसी चीज को दोहरा लेना। रिवीजन का मतलब है जो चीज आपने पढ़ी है ना, उसको समराइज करके नोट डाउन कर लेना, समराइज करके उसके कीवर्ड नोट डाउन कर लेना, और ये सोचना कि मुझे इसको यूज कैसे करना है, वो है आपका रिवीजन। तो आप उस पर फोकस कीजिए। अगर आपने एक बार सिलेबस पढ़ रखा है, तो आप अच्छे से एग्जाम दे सकते हैं 2024 की यूपीएससी की। लेकिन मैं यही कहूंगा कि टारगेट सिर्फ यूपीएससी पे रखना है, तो यूपीएससी की ही देनी है, क्योंकि आरओ पे आप टाइम देंगे, फिर यूपीएससी पे टाइम देंगे, आपकी ग्रेजुएशन भी है, तो इतनी चीजें नहीं हो पाएंगी। दैट इज ट्रुथ, यही सच्चाई है, ठीक है। तो पहले अपना टारगेट डिसाइड करिए और उस पर काम कीजिए। नेक्स्ट सूरज बोलिए, आपने हैंड रेज किया हुआ है, सूरज प्लीज बोलिए। प्लीज जिसके डाउट है, बोलने से बिल्कुल शर्म नहीं करनी है, तुरंत आपको बोलना है, अपनी बातें रखनी है, सब चीजें करनी है। मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ, जिसका मैसेज आ रहा है
मैं उसका मैसेज का रिप्लाई दे दूंगा। लेकिन अगर आप अपनी बात, क्योंकि कई चीजें बोल नहीं लिख नहीं पाते, तो अगर आप बोल के भी उसको अच्छे से कर सकते हैं। और कोशिश करेंगे अब आपके साथ ना, अब मैं रेगुलरली जुड़ने की कोशिश करूंगा, हर 3-4 दिन में आपके साथ डायरेक्टली गूगल मीट रखेंगे या जूम मीट रखेंगे, ठीक है ना, तो आप अपनी बातें आराम से वहां भी कर सकते हैं, ठीक है। हेलो यस यस यस, आवाज थोड़ी कम आ रही है, हाँ बोलिए। सर, ये जैसे मॉक टेस्ट दे रहा हूँ ना मैं, तो इसकी मतलब नोट्स कैसे बनाने हैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। मॉक टेस्ट 4 प्रीलिम्स या 4 मेंस? नहीं, प्रीलिम्स के लिए सर। हाँ ठीक। प्रीलिम्स के लिए नोट, मॉक टेस्ट में क्या नोट्स बनाना, देखो सबसे पहला ना टेस्ट देने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले ना आप पूरी पूरी ईमानदारी से डिसिप्लिन होकर के टेस्ट दीजिए, ठीक है। टेस्ट देने से पहले की कंडीशन आपकी मैं बता दूं, पहली कंडीशन ये कि मुझे मान लो टेस्ट देना है पॉलिटी वाले पार्ट, अगर मैं सेक्शनली टेस्ट दे रहा हूँ, मतलब सब्जेक्ट वाइज दे रहा हूँ, ठीक है, तो पहले पॉलिटी वाला पार्ट का टेस्ट देने से पहले मेरा टारगेट होना चाहिए कि मैं फुली रिवीजन कर दूं उसका। उसके बिना टेस्ट देना बेकाम का ही है, ठीक है ना। तो पहले रिवीजन करो, फिर टेस्ट में अप्लाई हो, और विद इन टाइम डिसिप्लिन से आप टेस्ट दीजिए पूरी ईमानदारी से। टेस्ट देने के बाद उसका सॉल्यूशन को मिलाइए और अपनी कमियों को फाइंड आउट करो। फर्स्ट काम ये करो, आप नोट डाउन करना है, उसका अलग पार्ट है। पहला काम आपका ये होना चाहिए टेस्ट का कि जो आपकी कमी हुई है, यार ये सिली मिस्टेक हो गई, या इसको मैं बहुत अच्छे से कर सकता था, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं वो आपको उस समय करनी जी। है ना। पहला काम ये करना है कि यार मुझे सिली मिस्टेक हो गई, ये काम मुझे और करना चाहिए था, मुझे इसमें ये मिस्टेक हो गई, मैं इसको ऐसे सोचता तो इसके आंसर तक पहुंच सकता था। ये सारी एप्लीकेशंस कीजिए ड्यूरिंग योर सॉल्यूशन, मिलाते समय आंसर आए, मतलब उसका आंसर मिलाते समय और उसके सॉल्यूशन करते समय, ठीक है। उसके बाद आपको सिर्फ वही चीज नोट करनी है जिसका आपको पता नहीं था, बस। सब चीज नोट नहीं करनी है, उसमें ध्यान रखना। मैं फिर कह रहा हूं, सारी चीजें आपको नोट डाउन नहीं करनी है, आपको वही चीज नोट करनी है जिसका आपको पता ही नहीं था, पहली चीज। और दूसरी, लगता है कि आपने यह सोच, मतलब मैं आप सोच रहे थे कि इसका आंसर ये होना चाहिए था, लेकिन आपने दूसरा सोच लिया, तो उस चीज को भी नोट डाउन कर लो कि ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या सोच के लिखना है, क्या सोचना है, माइंड सेट किस तरीके से बनाना है ऑप्शन का, क्योंकि आपको पता है कि इस बार एलिमिनेशन बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अपना माइंड सेट ये है कि आपको बहुत सारी चीजें कॉमन सेंस से करनी है। तो आप जस्ट मॉक टेस्ट के नोट्स बनाओ, जो इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं आती है उसके उसके सिर्फ शॉर्ट नोट्स, फैक्ट लिखने हैं। जैसे मान ले कोई हिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी आ गई, उसको लिख लेना है, और पॉलिटी की कोई कॉन्सेप्ट आपसे छूट गया जो लगता है कि आपने किताब में नहीं पढ़ा, उसको लिख लेना है। वही चीज लिखनी है जो आपको पता नहीं है, बाकी चीजें उसमें साइड में कर देंगे। और अगर आप ये इसी तरीके से उसके नोट्स बनाओगे तो 2 पेजों में आपके हर टेस्ट के नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। अनावश्यक सर इन्फॉर्मेशन। एक सर ये जैसे क्वेश्चन था ना मेरा कि करंट में मतलब जैसे हिंदू नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, यस। हिंदू नहीं पढ़ रहा ना, न्यूज़पेपर हिंदू नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो थोड़ा डर सा लग रहा है कि मतलब जो क्वेश्चन आते हैं इन्वायरमेंट और साइंस टेक के, तो वो देखो मैं कहाँ से आपको, मतलब कवर होगा। हाँ ठीक, आप ऐसी टेंशन लो। सबसे पहले तो आप इन दोनों के एनवायरनमेंट और साइंस टैग की जो बेसिक चीजें, देखो साइंस के क्वेश्चन इस बार बायोलॉजी के आए थे, जो आपके क्वेश्चन आए थे वो छठी सातवीं आठवीं क्लास की एनसीईआरटी से आए थे, ठीक है ना। लगभग लगभग 5 से 10 क्वेश्चन थे डायरेक्टली, हमने कई बार उसको ग्रुप पे शेयर भी किया है, आप देख सकते हैं। पहले आपको उस पार्ट पे बेसिक आपका मजबूत होना चाहिए, करंट पे डर बाद में। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आज इस वीडियो में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप देख सकते हो, मैं फुल फ्लैश 4 बार मैंने प्री क्वालिफाई किया है, मुझे, मैं एक कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं, यदि आपने एनसीईआरटी पढ़ा है ना, तो एक दिन भी करंट नहीं पढ़ोगे तब भी यूपीएससी पास कर सकते हो। लेकिन कंडीशन ये है कि एनसीईआरटी बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ी हुई होनी चाहिए। हालांकि पढ़ते तो सभी है, तो आप इतना घबराइए मत। पहला काम करो, स्टैटिक बहुत मजबूत कर लो, एनवायरमेंट का स्टैटिक बहुत मजबूत कर लो, और आपका साइंस का स्टैटिक बहुत मजबूत कर लो, साइंस टेक स्टैटिक्स पार्ट बिल्कुल आप अच्छे से करो। सेकंड, करंट की द हिंदू नहीं पढ़ पाए कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में क्लास नोट्स आते हैं, बहुत सारी कोचिंग नोट्स निकालती है, मंथली मैगजीन निकालती है, पीटी 365 निकालती है, उनसे आपका काफी हद तक काम चल जाता है। या आपको लगता है आप नहीं पढ़ पाए, तो द हिंदू के भी कई लोग समराइज नोट्स निकालते हैं, उनको एक बार पढ़ लें। अगर उसके बावजूद भी लगता है कि आपने नहीं पढ़ा, तो शून्य आईएएस अकेडमी मंथली निकालती है 20-30 पेजों में, उसको पढ़ लेना। तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं आपके पास, जरूर नहीं है कि आप द हिंदू डेली पढ़ें, ठीक है ना। क्योंकि आप डेली पढ़ोगे, आपको चीजें पता नहीं है कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी कम इंपॉर्टेंट है, आपका वेस्टेज ऑफ टाइम जाएगा, डेली 1 घंटे जाएगा। बिल्कुल मत पढ़ो, आपको सीधा सा काम करना है कि मेरा तो ये टारगेट रहता है, मैं क्या करता हूँ, द हिंदू नहीं पढ़ा तो शून्य आईएएस अकेडमी एक अपना निकालती है, हर मंथ का 30 पेज का होता है, बस उसको, और वो पूरा फैक्ट लेती है बिल्कुल, उसको भी पढ़ लोगे ना तो द हिंदू की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है ना। तो द हिंदू की कोई घबराहट मत रखिए, लास्ट में आप 2 महीने में, मैं कहूंगा आपसे कि आप चाहे शून्य आईएएस पढ़ लीजिए, पीटी 365 तो पढ़ो ही पढ़ो, अगर आपने मंथली मैगजीन नहीं पढ़ी है तो करंट के लिए, बस उससे आपका कवर हो जाएगा। डेली अखबार पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अखबार पढ़ते हैं, आपकी आदत है, तो अच्छी चीज है, लेकिन नहीं पढ़ते हैं तो भोजन मत लीजिए, उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सर ये जैसे वो प्री रिवीजन बैच मैंने ज्वाइन किया ना अभी आपका, हम्म, हम्म, हम्म।
अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है। तो इसमें पॉलिटी पॉलिटी चल रहा है ना अभी क्लास, तो इसके बाद सर कौन सी क्लासेस चलेंगी इसमें सब्जेक्ट? देखो सब्जेक्ट रहेगा प्रायोरिटी के आधार पर पॉलिटी फिर इकोनॉमी, ये दो सब्जेक्ट ऐसे जिनको हम समझाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लेंगे। तो पहले पॉलिटी फिर इकोनॉमी, ठीक है ना, क्योंकि इनमें हम समझाने में ज्यादा टाइम देंगे इसलिए, ठीक है। ओके सर, ओके, और थैंक एक यू। ध्यान रखना, उस बैच में जो चीज बोली जाए ना उस पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा करना, लिखने वाली चीज तो आपको मिल ही जाएगी, जो बोले गए ना क्वेश्चन वहीं से उठ के आएंगे, ठीक है, जो बहुत सारी चीजें बोली जाती है उसमें, ठीक है, उस पर ज्यादा फोकस करना, जी ठीक है। सर। हाँ, नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन, नेक्स्ट अदर डाउट प्लीज। कुछ लोगों का डाउट इसमें आया, मैं सुन। अरुण सर। यस, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर मेरा अटेम्प्ट 2025 हुआ और सर जुलाई 2024 तक मेरा पूरा सिलेबस यूपीएससी का कवर हो रहा है सर। ठीक तो है, ठीक आगे है, की अच्छी क्या बात। स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सर? हाँ, अभी आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। सर आपको एग्जाम देनी है जुलाई 2025 की, 2024 के बाद। आपको एग्जाम देनी है 2025 की, ठीक है, यस सर। राइट। देखो सिंपल से 2025 की एग्जाम देनी है, करंट पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, जुलाई जून 2024 था, बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, उसको मत टच ही मत कीजिए, घबराओ मत, दुनिया अखबार पढ़ रही है पढ़ने दीजिए, आप मत कर टच कीजिए उसको, ठीक है। आपको कुछ टच नहीं करना है, ठीक है, पहली काम ही काम, पहला काम आपको करना है कि आपको ना स्टैटिक पार्ट्स हो, जैसे आपको आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए मेरी एनसीईआरटी ठीक अच्छी सी पकड़ है, एनसीईआरटी में मैंने अच्छे से नोट्स बना रखे हैं, अच्छी चीज। फिर हर सिलेबस के पार्ट, जैसे आपको चाहो आपकी अभी भी आपके पास मई 2024 तक सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपके पास 7 महीने का टाइम है, इसमें आप सिलेबस अभी भी कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट काम ये कीजिए अपना एक छोटा सा शॉर्ट वो बनाइए, टाइम टेबल सा, कि मैंने कौन सा पार्ट कंप्लीट कर लिया, कौन सा मुझे रह रहा है। ध्यान रखना, यस। पहले ध्यान रखना सिलेबस आपके पास जरूर होना चाहिए, और सिलेबस के जो सिलेबस होता है, आपने मान लिया मैं पॉलिटी का सिलेबस आपसे बोल रहा हूँ, जीएस2 का सिलेबस में पहले लिखा है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको टिक कर दो, और उसको टिक तभी करना तब आपको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट हो जाए तब। अब कंप्लीट कैसा है, देखो ऐतिहासिक विकास भारतीय संविधान का अगर देखें तो आपको सिंपल देखना है कि ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, प्री के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, मेंस के कैसे आ सकते हैं, प्री के से कैसे क्वेश्चन है, और उसके नोट्स आपने बना लिए, जब माना जाएगा कि आपने वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। तो एक काम करो कि क्या आपने ऐसा किया नहीं किया, ठीक है। देखो पढ़ाई में हमेशा ईमानदारी रखनी है, पढ़ाई में ईगो हर्ट वाली चीजें और एग्जैजरेट करना या चीजों को बड़ा चढ़ा करके बताना, उससे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि सच्चाई एक दिन सबके सामने आ ही जाती है, ठीक है ना। तो आप खुद को देखिए कि मैंने क्या चीज सच में कंप्लीट कर ली। कई लोगों से मैं मिलता हूँ, कई लोग बोलते हैं कि नहीं यार सर मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, मैंने तो बहुत सारी चीजें कर ली, और उनसे जब एक क्वेश्चन थोड़ा सा आप पुटअप करोगे ना, उनको क्वेश्चन का पता नहीं लग पाएगा। तो इस तरीके यस से ना आपको नहीं करना है कि नहीं मेरा तो सिलेबस कंप्लीट हो गया, मैंने बहुत सारी चीजें कर ली, ये काम नहीं करना है। आपको सिर्फ ये काम करना है कि देखो जो मेरी चीजें है ना, वो आपको सिस्टमेटिकली होनी चाहिए, ये मेरा सिलेबस है, और ये इसके टॉपिक्स है, और ये इसके पीवाईक्यू है, और इनकी मैंने इस तरीके से आंसर राइटिंग करी। अगर आप एक टॉपिक के पीवाईक्यू और उसकी आंसर राइटिंग करोगे, उसके खुद के नोट्स बनाओगे, उसको 2-3 बार रिवीजन करोगे, तब जाकर के वो माना जाएगा टॉपिक की अब आप इस टॉपिक में क्लियर, ठीक है। यस। फर्स्टली ये करिए कि आपका कौन सा पार्ट कंप्लीट है। सेकंड, ऑप्शनल कितना कंप्लीट है उसको क्लासिफाइड कीजिए। थर्ड, आप डेली आंसर राइटिंग जरूर करो, डेली आंसर राइटिंग, 2 क्वेश्चन ही लिखो लेकिन डेली आंसर राइटिंग करो, और 5 क्वेश्चन प्री के पीवाईक्यू करो। 5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो मैक्सिमम आपको 10 मिनट लगेगा, मैक्सिमम यस 10 मिनट। डेली 5 क्वेश्चन पीवाईक्यू के सॉल्व करिए, और उसी टॉपिक के सॉल्व करिए जिस टॉपिक को आपने आज रिवाइज किया है, ठीक है ना। जिस टॉपिक को आपने रिवाइज किया, मान लो आपने पढ़ लिया फंडामेंटल राइट, तो चाहिए फंडामेंटल राइट के मेंस का क्वेश्चन देखिए 2-3 सालों के, और प्री के क्वेश्चन देखिए, और उनको सॉल्व कर दीजिए। उससे 2-3 चीजें पता लग जाए कि आपने पढ़ा है वो कितना याद आ पाया, और आपने जिस रिसोर्सेज से पढ़ा है वो कितना यूज हो पाया, और जो चीज पढ़ी है आपने उसको कितना आप अप्लाई कर पाए। इसलिए आप क्वेश्चन की सॉल्यूशन और उसकी प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। सर मेंस के मैंने पीवाईक्यूज पिछले 10 साल के कुछ सब्जेक्ट्स के लगाए हैं सर, और कुछ सब्जेक्ट्स के लगाने हैं, बट सर मेंस में कॉन्फिडेंस है, बट सर पीटी में ये दिक्कत आती है डोंट सर। वरी, पीटी की टेंशन इतना मत कीजिए आप, पीटी थोड़ा सा मैं मानता हूँ ट्रैकी हो गई 2023 के बाद, थोड़ा सा टफ हो गया, क्योंकि हमारा एलिमिनेशन वाला काम ज्यादा नहीं चलता, लेकिन पीटी के लिए आज मैं फुली कॉन्फिडेंट होकर कह देता हूँ, है ना। मेरा 4 बार का प्री देने के बाद जो मेरा फ्री क्वालिफाई है, उसके मुझे एक रियलाइज हुआ कि यदि प्री आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है ना, तो प्री में यूपीएससी में कोई फेल नहीं कर सकता, ये पक्का है। इतना तो मैं फुल कॉन्फिडेंस होकर कह रहा हूँ, एनसीईआरटी अच्छे से का मतलब है कि आपने उसको समझ के, कॉन्सेप्ट को पढ़ के, उसको कनेक्ट करके, सिलेबस से जोड़ करके, पीवाईक्यू से जोड़ करके उसके नोट्स बनाए और उसको अच्छे से अप्लाई किया है, तो आपको प्री में पास होने से कोई नहीं रोक सकता, यदि आपने उसको अच्छे से यूज कर लिया तो। सर अपनी एनसीईआरटी वाली बैच सफिशिएंट है क्या?
हाँ, अगर आप उसको यूज करोगे, तो मैं तो जो भी बैच ज्वाइन करता हूँ उसे एक कंडीशन देता हूँ यूज करने पर। ऐसा नहीं है कि आप ज्वाइन कर लोगे और हम जैसे बता रहे हैं अगर आप उस तरीके से नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। देखो क्लास में टीचर सबको एक जैसा ही पढ़ाता है, कुछ लोग सेलेक्ट होकर चले जाते हैं, कुछ वहीं रह जाते हैं। तो अगर आप यूज करोगे तो सफिशिएंट। एनसीईआरटी बेस्ट तरीके से पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको खुद को मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत ना करें तो फिर उसका ज्यादा फायदा आपको हो नहीं पाएगा। ठीक है। किसी ने पूछा है मुन्नल सर की जो बुक है वो प्री के लिए कैसी है? मुन्नल सर की किस सब्जेक्ट की बुक? आप पीवाई की भी बोल रहे हैं, किसकी? एक बार मैडम बताइए आप। ये अंजनी मौर्य जी, मैडम प्लीज कंफर्म कीजिए कि आप मुन्नल सर की, क्योंकि मुन्नल सर कई बुक निकालते हैं, इकोनॉमी के लिए भी निकालते हैं, ठीक है ना, आपकी पीवाई की भी निकालते हैं वो। तो आप मुझे एक बार कंफर्म कीजिए कि किस चीज को आप कर रहे हैं। हाँ, यस, हाँ। किसी का डाउट है प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। जिसको डाउट है प्लीज बोलिए। एक किसी ने नाम तो नहीं आ रहा है इसका, सैमसंग एस आईडी आ रही है इसकी, कि इज इट कम पॉसिबल टू क्रैक एग्जाम इन जस्ट 6 months? आई हैड कंप्लीटेड हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी बट विदाउट प्रैक्टिस सेट दिस इज लास्ट अटेम्प्ट, व्हाट स्ट्रेटजी इज शुड बी? देखो अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट है तो मैं आपको 2-3 चीजें कह सकता हूँ, है ना। पहली चीज है, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है प्लीज इसको ध्यान से सुने, मुझे पता नहीं इसका नाम नहीं आ रहा है ना, सैमसंग से SM करके इसकी आईडी आ रही है। तो पहला यह है कि देखो आपका अगर लास्ट अटेम्प्ट है ना, तो लास्ट अटेम्प्ट में लास्ट अटेम्प्ट की एक चीज खास बात ध्यान रखना, लास्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन होता है, घबराना मत। लास्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे लोगों के साथ लक फैक्टर काम करता है और सिलेक्शन होता है, ये चीज आप ध्यान रखना। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिनका लास्ट अटेम्प्ट में अच्छे से सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो आपको ये घबराहट मन में नहीं होनी चाहिए कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, क्योंकि अगर डर के दोगे ना कि मेरा तो यही है, पता नहीं बाद में क्या होगा कैसे होगा, पहले तो डर हटाओ। सेकंड, लास्ट अटेम्प्ट को बहुत केयरफुल देना होता है, लास्ट अटेम्प्ट में मजाक में नहीं दिया जाता। अगर आपका सच में लगता है कि आपका सिलेबस 60-70% कंप्लीट नहीं है तो प्लीज अटेम्प्ट स्किप कीजिए, ध्यान रखना। अगर आपको लगता है कि मेरी आंसर राइटिंग बेहतर तरीके से नहीं हो पाई, प्लीज स्किप कीजिए। अगर आपको लगता है ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं हो पाया, एथिक्स नहीं हो पाया, तो प्लीज स्किप कीजिए, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट कोई मजाक नहीं होता। लास्ट अटेम्प्ट होता है जिसकी अपनी पूरी 5 साल की जर्नी है जो आपने अब तक दिया है, तो आप उसको कर सकते हैं। लेकिन 90% केसों में क्या होता है कि जिनका लास्ट अटेम्प्ट होता है उनके सारे सब्जेक्ट डेफिनेटली क्लियर होते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो आपको सिर्फ ये करना है 6 महीने में, है ना, 6 महीने में यदि आपका लास्ट अटेम्प्ट है तो मैं ये कहूंगा कि डेली के आपका एक टाइम टेबल क्रिएट कीजिए, और टाइम टेबल क्रिएट करने के बाद आप टाइम टेबल बनाइए अपना, और टाइम टेबल बनाने के बाद मैं कहूंगा कि आप 3 घंटे आप प्री के दीजिए और 8 घंटे आप मेंस को दीजिए। इस तरीके से 3 घंटे प्री और 8 घंटे मेंस। प्री में क्या करना है? प्री में आपको 5-10 डेली के क्वेश्चन करने हैं, वीक में एक टेस्ट लगाना है, ठीक है, और अगर कोई प्री से संबंधित कोई टॉपिक चल रहा है तो उसको रिवाइज करना है। मेंस में क्या करना है? ऑप्शनल सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग करनी है डेली 2, एथिक्स की आंसर राइटिंग करने को 1 मिल जाए तो, यानी कि जीएस की 2 आंसर राइट 2 क्वेश्चन और ऑप्शनल के 2-3 क्वेश्चन, और वीक में अगर आपको लगता है तो एक दिन बैठ करके 10 क्वेश्चन लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको दोनों पार्टों में स्टडी करनी है लगभग जनवरी तक। जनवरी के बाद आपको कंसंट्रेशन थोड़ा प्री पे ज्यादा चला जाना है, मेंस में से टाइम कम कर देना है, लेकिन आपको मेंस की प्रैक्टिस जरूर चलते रहनी चाहिए। मेंस की प्रैक्टिस नहीं छोड़नी चाहिए, मेंस की रिवीजन नहीं छोड़नी चाहिए। मेंस का रिवीजन तो सिर्फ प्री से 10-20 दिन 30 दिन पहले छोड़ा जाता है, 1 महीने पहले। अगर आप उसको बहुत पहले छोड़ दोगे तो बाद में समस्या आपको आएगी, ठीक है। जो मैंने कहना चाहता हूं उसको प्लीज ध्यान दीजिए। अगला है सर पीजी के एग्जाम है यूपीएससी का भी समझ में नहीं आ रहा क्या करें। भाई यूपीएससी की अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, अगर आपको लगता है कि यूपीएससी में आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो पीजी यूपीएससी से कंपेयर नहीं कर सकते। पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, आप उसको पोस्टपोन कर सकते हो, अगली बार दे सकते हो। अगर आप ध्यान रखना, कंडीशन मेरी है कि अगर आपकी यूपीएससी की तैयारी बहुत अच्छी है, और सेकंड अगर आपकी यूपीएससी की तैयारी अच्छी है ना, तो पीजी की एग्जाम क्वालिफाई करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप एग्जाम में जाएंगे, लिख के आ जाएंगे, पास हो ही जाएंगे, इतना टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। जिन्होंने पूछा, श्वेता यादव जी ने पूछा है कि मेरी पीजी की एग्जाम भी है, ये भी एग्जाम है, मैं क्लियर कट आपको कह रहा हूँ, डायरेक्ट एक काम कीजिए कि आप ना सिंपल सा है कि आप जाए, आप एग्जाम यूपीएससी पे फोकस कीजिए और पीजी के एग्जाम में जाके अपियर हो जाए, ठीक है। अगला है सर सीएपीएफ, रजनी शर्मा जी ने पूछा है सर सीएपीएफ के लिए सजेस्ट करें स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम भी यूपीएससी से ही कंडक्ट करता है। ध्यान रखना, सीएपीएफ की एग्जाम मैंने एक बार दिया था, क्वालिफाइड किया था मैंने उसको। सीएपीएफ की एग्जाम बहुत इजी एग्जाम होती है, बस उसका वो होता है फिजिकल, वो थोड़ा सा ठीक ठाक होता है, लेकिन एग्जाम बहुत ज्यादा टफ नहीं होता। अगर आपने यूपीएससी की तैयारी अच्छे से करी है ना, तो सीएपीएफ की एग्जाम आप बहुत इजी तरीके से क्वालिफाई कर, ये ध्यान रखना। थोड़ा सा उसमें ना
जो क्वेश्चन आते हैं ना थोड़ा सा यूपीएससी में कॉन्सेप्चुअल ज्यादा रहते हैं, इसमें थोड़ा फैक्चुअल ज्यादा रहते हैं, बस अंतर ही है। रणनीति कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा इसके प्रैक्टिस सेट दीजिए, थोड़ा सा इसके ओरिएंटेड, जैसे इसके 2 पेपर शायद साथ में ही लगते हैं, एक आपका 150 नंबर का हो जाता है, और एक पेपर है जो आपका उसमें रिटन एग्जाम लगती है साथ में ही। तो उसमें क्या है कि बहुत सिंपल आता है, एक ऐसे आता है, इंग्लिश की कुछ बेसिक चीजें आती है, हिंदी की कुछ बेसिक चीज आती है, उनमें थोड़ा सा आप एग्जाम से पहले 15-20 दिन भी अगर पढ़ जाओगे तो वो काम चल जाएगा। लेकिन जीएस वाले पार्ट में अगर नंबर ज्यादा कर लिया आपने तो आप अच्छे से कर जाएंगे। जीएस कुछ नहीं है, यूपीएससी की अगर अच्छी से तैयारी है आपकी प्री की, यूपीएससी प्री की तैयारी है तो सीए पीएफ निकालने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा मैथ के सवाल आते हैं तो थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, ठीक है। हेलो। अगला, यस 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 प्लीज बोलिए। हाँ सर, मेरा 11 फरवरी को सीपीएससी है। 11 फरवरी को हाँ, स्टेट पीसीएस है सर। हाँ 11 फरवरी, कौन सी स्टेट पीसीएस? यूपी पीसीएस? कौन सी स्टेट पीसीएस? छत्तीसगढ़ सर। छत्तीसगढ़, यस यस, हाँ हाँ छत्तीसगढ़, हाँ हाँ जी। हाँ। और तो यूपीएससी 26 को है, तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए सर मेरे लिए? देखो अगर आप, मैंने आपने कहा एक वो भी। मैसेज आपने शायद शेयर किया है यहाँ पे चैट बॉक्स में कि आप 4 बार मार्क्स से हर बार रुक रहे जी हो सर। स्टेट पीसीएस में, हमारे राइट है ना? जी ठीक है, जी हाँ। जी और 5-6 क्वेश्चन से रुक रहे हो यूपीएससी, मतलब दोनों में आपकी बेसिकली जी काफी अंतर है। यूपीएससी में 5-6 क्वेश्चन का मतलब 15 नंबर हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली देखो स्टेज ये होनी चाहिए पहले जी तो देखो, इस छत्तीसगढ़ पीसीएस और यूपीएससी का पैटर्न है, इतना आसान नहीं है कि दोनों को एक साथ लेके चला जाए, ठीक है ना। उनका ना इतना आसान नहीं है कि दोनों को एक साथ लेके हम चल सकते हैं। तो इसलिए प्लीज आप कॉन्सेंट्रेशन की, देखो अगर आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ पीसीएस है तो आप 11 फरवरी की, मैं ये कहूँ थोड़ा सा ना छत्तीसगढ़ पीसीएस को एक बार अच्छे से देख लो, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए उसके लिए, थोड़ा सा उसको ना, थोड़ा सा, क्योंकि आपने ऑलरेडी चीजें पहले पढ़ रखी है, तो आपको नया सिर्फ करंट पढ़ना है और पहले की चीजों का रिवाइज करना है। अगर आपने पहले एग्जाम दे रखी है तो आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको छत्तीसगढ़ पीसीएस एग्जाम देनी है क्योंकि ऑलरेडी आप दे चुके हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा नहीं देने। उसकी स्टेज यही है कि आप थोड़ा सा टाइम अपना बांटिए उसके लिए, लेकिन ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा, ठीक है ना। और कॉन्सेंट्रेशन आपको यूपीएससी पे रखना है, लेकिन जी यूपीएससी की शर्त यह है कि आपकी तैयारी मेंस की अच्छी होनी चाहिए। यूपीएससी में प्री पास करने से कुछ नहीं होता है ना, तो यूपीएससी की एग्जाम तभी देनी चाहिए जब आपकी मेंस जी की तैयारी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हो, ठीक है। तो सिंपल सा, अब छत्तीसगढ़ पीसीएस के जी लिए सर। थोड़ा सा टाइम बांट दीजिए उसका, और थोड़े उसके पीवाई को लगाइए, उसकी करंट अफेयर पढ़िए, उसकी स्टेट पीसीएस की चीजें पढ़िए, बाकी पूरा टाइम यूपीएससी पे कॉन्सेंट्रेशन कीजिए, ठीक है। गुड इवनिंग सर। यस जी मैडम। सर। सर मेरा नाम वसुंधरा शुक्ला है। यस मैं मैम। छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। यस मैडम। सर आपका जो एनसीईआरटी क्लास चल रही मतलब बहुत अच्छी है, यस मैम, मतलब आप जुड़े हुए हो उससे, बहुत आप जुड़े हुए अच्छा। हो उससे। जी सर, यस मैम। मेरा ना मैं अपने मतलब फोकस नहीं हो पा रही हूँ, डिमोटिवेट फील होता है। मतलब एक सब्जेक्ट पढ़ती हूँ ना, तो वो चीज जैसे अभी पॉलिटी के लेक्चर आपने कंप्लीट कराई है, तो हाँ। वो मैं मतलब 1-2 लेक्चर हुए, उसके बाद पता नहीं फिर मेरे को लगता है दूसरा सब्जेक्ट देखूं, इधर उधर ना मन खटोलते रहता है सर। नहीं, मैं एकदम फोकस यस, नहीं हो पा रही हूँ। देखो एक चीज मैं एक रियलाइज करी, अगर आप डाइवर्ट हो गए ना तो आप सिलेबस को ना पूरी लाइफ में कवर नहीं कर पाओ, ठीक है ना। अगर आप डाइवर्ट हो रहे हो कोई चीज में तो सिलेबस को पूरी लाइफ भी आपको दे देंगे तब भी एक छोटा सा सिलेबस आपसे कवर नहीं हो पाएगा। सिलेबस को कवर करने के लिए जैसे आपको फोकस्ड है कि देखो मैं, अगर आप मतलब पॉलिटी पढ़ रहे हो तो आपको प्लान है कि मेरी पॉलिटी का इतना टाइम मुझे देना ही है जब तक ये कवर ना हो, ठीक है ना। अपना एक प्लान बनाइए, प्लानिंग, छोटी सी प्लानिंग, जैसे जैसे कई लोगों को होता है सर मेरा ऑप्शनल खत्म नहीं होता, अरे आप प्लान बनाइए कि मुझे 15 दिन में ऑप्शनल का ये पार्ट कंप्लीट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी जी हो जाए मुझे कंप्लीट करना है, तो आप उस चीज पे फोकस कीजिए कि ये चीज मुझे कंप्लीट करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। तो अपना जी डाइवर्जन से बेटर तरीका ये है कि आप अपने टारगेट्स पे कॉन्सेंट्रेशन होइए। कॉन्सेंट्रेशन से अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो आपको है कि 1 घंटे की अगर मान लो हमारी वीडियो आती है तो आप 1 घंटे को उसको पढ़ के 20 मिनट में उसका नोट डाउन करना, रिवाइज करना, ये चीजें करना, ये तो करना ही करना है। अगर वीडियो आया तो मुझे करना है, चादर चीज आपको कुछ भी करनी है, लेकिन आप कॉन्सेंट्रेशन कीजिए, तो करना ही है, इसका तो कोई विकल्प नहीं है। जब आप कंफर्टेबल चीज से बाहर निकलोगे ना कि मुझे ये चीज तो करनी है, तभी चीजें हो पाएंगी, अदरवाइज नो डिस्ट्रैक्शन, बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में आती है, बहुत सारी चीजें हमारी उसमें आती है कि हम एक चीज छोड़ के दूसरी में चले जाए, दूसरी छोड़ के तीसरे में चले जाए, उस पर नहीं जाना है। प्रिपेयर प्लान कि मुझे ये चीज एस्टिमुलेटेड टाइम में या फिक्स टाइम में मुझे करना है तो करना ही है, चाहे मेरी तबीयत भी खराब हो, चाहे मेरे रिश्तेदार की शादी हो, चाहे दुनिया कुछ भी हो, मुझे इस टाइम में करना है तो करना है। जुनून, पैशन, अगर ये चीज जब जोड़ोगे ना तो एग्जाम नहीं रोकेगा, पर नई डिस्ट्रैक्शन। पढ़ाई को जी पैशन सर। मानो, पढ़ाई को इंटरेस्ट मानो, पढ़ाई को वजन मत मानो। जैसे हम कई बार लगता है पढ़ाई बहुत वजन है तो वो चीज याद नहीं हो पाती, थोड़ा सा उससे जुड़ोगे, अच्छे से करोगे, टाइम टेबल मैनेज करोगे तो आपको अच्छे से होगी,
ठीक है, तो थोड़ा सा अपना प्लान बनाइए छोटा सा, ठीक है। जैसे सर 2025 का टारगेट ईयर है, तो Yes. उस हिसाब से मतलब कैसे कैसे स्ट्रेटेजी बनाए कि कैसे कैसे पहले क्या चीज कवर करना चाहिए, फिर क्या मतलब फर्स्टली आपको फोकस होना चाहिए कि मैं यूपीएससी को समझ पाई हूँ या नहीं समझ पाई, मेरा यूपीएससी का सिलेबस क्या है, यूपीएससी के पीवाईक्यू कैसे आते हैं, यूपीएससी में प्री के क्वेश्चन कैसे आते हैं, मेंस के कैसे क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी मैथ्स की केस स्टडीज कैसे आती है। फर्स्टली आपको इनसे पता होना चाहिए, पहला काम इन पे करो। कोई भी तैयारी करने से पहले ना इनमें घुसो, इनको समझो, इनको पूछो किसी से कि ये चीजें कैसे आ रही। जब तक ये नहीं करोगे ना, आप यूपीएससी में ना जबरदस्ती कर रहे हो। सेकंड काम, आपको एनसीईआरटीज पता होनी चाहिए कि मेरी ये एनसीईआरटीज है, इनको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ो, इनको कॉन्सेप्ट पढ़ो, इनमें से आंसर राइटिंग करूँ, इनके नोट्स बनाऊं, इनको रिवाइज करूं। और थर्ड स्टेज होती है कि इन सबको मिला करके टॉप यूपीएससी के सिलेबस वाइज नोट्स बनाओ, जिसमें कुछ चीजें अगर एनसीईआरटी में रिपीट हो गई है उसको स्किप कर दूंगा, कुछ चीजें नहीं हुई है तो उसको नोट डाउन कर दूंगा। ये आपकी एक स्टेज बाय स्टेज रणनीति होनी चाहिए। और जैसे ही कोई टॉपिक कंप्लीट किया है आपने, मान लो सभी चीजों का, जैसे मान लो एक ही टॉपिक हिस्ट्री का आपने टॉपिक कंप्लीट कर लिया, 18th सेंचुरी से जुड़े हुए प्री के क्वेश्चन देखिए, मेंस के क्वेश्चन देखिए, और मेंस के क्वेश्चनों को आंसर राइटिंग करके देखिए, और फिर उस आंसर राइटिंग को किसी से चेक करवाइए, तब जाके माना जाएगा आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। ठीक है, इस तरीके से। और करंट पे फोकस मत कीजिए। 2025 वाले से मैं फिर कह रहा हूं, जून 2024 तक करंट बिल्कुल मत देखिए। अखबार पढ़ने की आदत है तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज जबरदस्ती नहीं करनी। ठीक है सर, जैसे पीवाईक्यू एनालिसिस करने बोलते हैं, जैसे सर हमारा स्टार्टिंग है पढ़ना ही, मतलब अभी स्टार्ट किए हैं, तो कैसे पीवाईक्यू एनालिसिस करें, मतलब क्या देख के एनालिसिस करें कि मतलब पीवाईक्यू देखो, एनालिसिस आपको ना जो सिर्फ बोलते मिलाना हैं। है। जैसे मान लो ये मतलब मौलिक अधिकार है, इतना मिलाना है कि मौलिक अधिकार से कोई क्वेश्चन आया क्या। ठीक है ना, मौलिक अधिकार से प्री क्वेश्चन आया कि राइट टू प्राइवेसी, अरे ये राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल, इतना कि राइट टू प्राइवेसी से है, इसका मतलब यूपीएससी यह नहीं पूछेगा आर्टिकल 21 में क्या है, यूपीएससी कहेगा कि आर्टिकल 21 ये निजता का अधिकार किस में है। ठीक है ना, तो उसका कुछ इतना समझना है। अब इतना नहीं जानना है आपको कि क्या है कैसे है, उसको नहीं जानना है, सिर्फ टॉपिक में लाना है। जैसे हम ग्रेजुएशन में मिलाते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, अगली बार इससे नहीं आएगा, इससे आ सकता है। ठीक ऐसे ही यूपीएससी में करना है कि ये नाम का टॉपिक है, मिलाना है, बस मिलान करना है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, इस टॉपिक से एक बार क्वेश्चन आता है, कैसे आता है, बस समझना नहीं है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, उसको सॉल्यूशन नहीं करना है। सॉल्यूशन नहीं करना है, सॉल्यूशन वाली चीजें तो बाद में पाएंगे, जस्ट समझना है कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है, किस टॉपिक से आ रहा है, बस। ठीक है जी सर, जी यस। सर, हाँ, थैंक यू एक सर। चीज और ध्यान रखना, इसमें क्या है, कुछ लिमिटेड टाइम, मैंने टाइम फिक्स कर दिया था 40 मिनट का, तो मुझे लगता नहीं है कि आपके क्वेश्चन 40 मिनट पूरे हो जाएंगे। इसलिए अगर ये बाइंड अप होगी तो मैं एक तुरंत आपको लिंक शेयर करूंगा, प्लीज तुरंत ज्वाइन कर लेना, जिनके क्वेश्चन नहीं ज्वाइन किए, तुरंत मैं एक लिंक शेयर करूंगा, उसको तुरंत ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अभी इसमें है टाइम, पूछे नेक्स्ट। एक है इसमें, मैं एक किसी का जवाब देता हूँ, प्रज्वल त्रिवेदी जी का क्वेश्चन पूछा गया कि सर मेरा ऑप्शनल मुझे किए हुए 6 मंथ हो गए चुके हैं, और मैं कुछ करने को रिवीजन नहीं कर पाया था कुछ कारण से, तो अभी मेरा ऑप्शनल पे कुछ ज्यादा याद नहीं है, तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। जस्ट देखो, अगर आपने अपने ऑप्शनल को बेहतर तरीके से अगर आपने पढ़ा है तो उसके नोट्स आपके पास होंगे। अगर जुड़ा हुआ है ये, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आपके नोट्स आपके पास होंगे। तो जो आपके नोट्स है ना, वो भी आपके नोट्स है, ठीक है ना, उन नोट्सों को प्लीज ऑल लोग म्यूट रखिए, उन जो नोट्स हैं आपके, उन नोट्सों को रिवाइज करिए, और उनके साथ साथ ही उसकी आंसर राइटिंग करिए। ध्यान रखना, ऑप्शनल में 3 घंटे टाइम दे सकते हो अभी भी आप, 4 घंटे 5 घंटे जीएस में, 2-3 घंटे आप प्री में, अब 10-12 घंटे स्टडी तो आप नॉर्मली कर ही सकते हो, वो ज्यादा बड़ी बात है नहीं 10 घंटे स्टडी करना। तो आपको सिर्फ घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आपने एक बार पढ़ा है ना, तो थोड़ा बहुत माइंड में होगा। आप सिंपल सा काम करना है, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करके उसकी आंसर राइटिंग साथ साथ में करो, डिले मत करो। जैसे एक टॉपिक पढ़ा है, उसके 2 क्वेश्चन लिख, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं लिखने, कई लोग बैठ जाते हैं 10 क्वेश्चन लिखने के लिए, ज्यादा क्वेश्चन लिखने से आपकी क्वालिटी गिर जाती है। शुरू में ना आप 2 क्वेश्चन लिखिए, 3 क्वेश्चन लिखिए, 2 क्वेश्चन लिखिए, 1 क्वेश्चन लिखिए, उसको चेक कीजिए, उसको दोबारा लिखिए, इस तरीके से आपको थोड़ा सा करना होगा। तो ये चीज आपको करना है। याद नहीं, याद तो चीजें रिवाइज करने से होगी, इतनी आसानी से याद नहीं होगी, प्लीज थोड़ा सा ये चीजें थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अगला आ रहा है, सर समझ में नहीं आ रहा है कि प्री के रिवीजन सेल्फ स्टार्ट करूं या टेस्ट सीरीज के साथ करूं। प्री का रिवीजन मैं आपसे बता रहा हूं, अगर प्री का आप रिवीजन करना चाहते हो, पहले रिवाइज करो, तब टेस्ट में अप्लाई करो, पहले रिवाइज फिर अप्लाई। मैंने जो क्वेश्चन का जवाब दिया प्रज्वला त्रिवेदी जी का, आप क्वेश्चन के आंसर से सेटिस्फाइड हो, अगर कोई डाउट हो प्लीज पूछ लें। ध्यान रखना, मेरा टारगेट है आपके जो भी डाउट्स हैं उनको फुली फ्लैश्ड आपको सेटिस्फाइड करना। आपको जो क्वेश्चन था, आपको उसके आंसर को समझ पाए, प्लीज
कंफर्म कीजिए। अगला क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि सर प्री का रिवीजन कैसे किया जाए। तो सिंपल सी बात है, प्री पहले रिवाइज करो और फिर उसके बाद टेस्ट, पहले रिवाइज फिर टेस्ट, पहले रिवाइज फिर टेस्ट। जस्ट जो टॉपिक आप कर रहे हो उसको अप्लाई। टेस्ट का मतलब जो मैंने पढ़ा है उसको एप्लीकेशन करना है, उसको समझना है, उसको यूज लेना है, उसको काम में लेना है। क्योंकि मैं और आप पॉलिटी में इसलिए नहीं पढ़ रहा कि मुझे कोई ज्ञानी बनना है, हिस्ट्री में इसलिए नहीं बनना कि मुझे हिस्टोरियन बनना है। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि यूपीएससी की एग्जाम आएगी, उसमें क्वेश्चन मुझे सही करना है और एग्जाम पास होगी। तो जब तक इस चीज को नहीं मान पाए तब तक आपका काम नहीं हो पाएगा। आपको उसी तरीके से चीजें पढ़नी है। प्लीज कुछ लोगों के डाउट छूट जाएंगे, ये वीडियो थोड़ा बैंड अप होगा, मैं दोबारा लिंक शेयर करूंगा आपको, फिर वीडियो से जो भी डाउट्स हैं आप पूछना, मैसेज के थ्रू पूछना, किसी भी तरीके से पूछना। क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप कम लोग जोड़ोगे, तो मैंने टाइम इसका फिक्स कर दिया था 40 मिनट, और 40 मिनट लगभग लगभग इसको हो गए हैं, तो इसलिए बैंड अप हो जाएगा। मैं दोबारा उसी टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक शेयर करूंगा, आपको इमीडिएटली इसको ज्वाइन करना है, इमीडिएटली। ठीक है सर मेरा नाम देवेंद्र मिश्रा है। गुड हाँ मॉर्निंग हाँ सर। हाँ। सर मैं ये पूछ रहा था कि आप देवेंद्र मिश्रा जी ये बाइंड अप होगी शायद, आप मुझे लगता है नेक्स्ट उसमें पूछना। अभी 1 मिनट ओके 30 सेकंड बाइंड अप हो जाएगी, तो आप क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाओगे। मैं दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूँ, तुरंत ज्वाइन करना। ठीक है ओके सर, थैंक ओके। और प्लीज अपने तैयार रखना, सभी लोग अपने अपने उसको तैयार रखना। जी। मैं कुछ लोगों के डाउट्स, प्लीज अपने डाउट्स है जो भी है वो कॉपी कर लेना, जो भी आपने डाउट्स यहाँ लिखे मैसेज में, जो डाउट लिखे उनको कॉपी कर लेना एक बार। ठीक है।